सो गाइस शुरुआत करते हैं। अ, सबसे पहले अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था लाइफ प्रोसेस में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक दूसरा लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि पहला था न्यूट्रिशन, जिसमें अपन ने क्या किया कि कोई खाना खाया, उस खाने को कैसे पचाते हैं, क्या क्या एंजाइम्स लगते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम सुन के ही आपको लगता है कि सांस लेना है, ऐसा कुछ चीज़ है। बट असलियत में रेस्पिरेशन क्या होता है ना, देखो आपने क्या किया, जो खाना खाया वो खाना लेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स से आपने उसको एंड प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा ना, कोई सेल है। अब ये सेल को वर्क करना है, इस सेल को कुछ काम करना है, ये सेल है। इस सेल को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कैसे? एनर्जी आएगी फूड से, ये खाने से। तो ये है अपना ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो था अपना न्यूट्रिशन में, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो फूड है, या इसको फिर न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो एंड प्रोडक्ट आया, इसका कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर। ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये एनर्जी सेल यूज करती है। तो ग्लूकोज का या फिर किसी न्यूट्रिएंट का एनर्जी में कन्वर्जन को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। और अगर मेनली ब्रॉडली देखो तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सब सेल सेल वाली बातें हैं। अपने बॉडी के अंदर सपोज सेल है, मैंने खाना खा लिया, बढ़िया से खाना पच गया, मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के दाने आ गए। अब उस ग्लूकोज के दाने से क्या, वो ग्लूकोज के दाने मुझे देगा एनर्जी। वो एनर्जी कैसे देगा? तो वो जो ग्लूकोज का दाना जो है, वो मुझे एनर्जी देगा, मतलब ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्जन होगा। और वो एनर्जी सेल यूज करेगी, जिससे मेरा हाथ वर्क करेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी यूज कर रही है, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, धीरे 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 सब आएगा, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। तो देखिए रेस्पिरेशन, जनरल डेफिनेशन देखते हैं रेस्पिरेशन की। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में अपन ने जो फूड मटेरियल लिया था, वो पूरा टूट गया था, इज यूज्ड इन सेल्स। वो फूड मटेरियल सेल के अंदर यूज होगा। लाइक मैं वापस समझाता हूँ, सपोज ये सेल है, ये ब्लड वेसल है, और अपन ने खाना ले लिया। आपको पता है पहले खाना, फिर जो ग्लू अपना कार्बोहाइड्रेट था, उसको अपन ने कैसे कैसे करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर घूमेगा घूमेगा। अब सिर्फ उसके घूमने से तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी अपने सेल को, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर घुसेगा। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में आ गया, हम उसका यूज किया, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी बनाएगा, एनर्जी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रॉडली बोलो तो, या फिर पर्टिकुलरली सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। अब समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा, लाइक 20% पहले आया, 10% अभी आया, ऐसे ऐसे करके ही समझ में आएगा ये आपकी चीज़। और एक बार याद रखें, बहुत सिंपल तरीके से समझा ना, आपको मजा आ जाएगा। अभी तक तो समझ नहीं आया ना, मैं आपको वापिस समझाऊंगा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इधर आ जाता हूँ। रेस्पिरेशन क्या होता है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो हमने फूड मटेरियल लिया था, इज यूज्ड इन सेल, वो सेल के अंदर यूज होगा टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये होती है जनरल से आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन अलग अलग मेथड से हो सकता है। मैं आपको बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, कि सपोज एक सेल है, उस सेल के अंदर वो उसका मॉलिक्यूल गया, मतलब फूड पार्टिकल गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब कुल मिला के उस, वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। NUTRIENT, क्योंकि वो लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट है ना। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, तो वो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट पार्टिकल है, न्यूट्रिएंट के पार्टिकल। तो उस न्यूट्रिएंट पार्टिकल का कन्वर्जन होना है एनर्जी के अंदर, उससे एनर्जी मिलेगी अपन को। और इसको बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन, वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप बोलोगे रेस्पिरेशन एंड ऑल, ये सब चीज तो सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब था। तो मैं आपको बता दूं, वो चीज सांस लेने को तो बोलते हैं इनहेलेशन, ऐसे ही बता रहा हूँ। सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। और उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग।
कंफ्यूज ना हो, समझ रहे हो? अब थोड़ा हल्का हल्का क्लियर हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, तो वो सब चीजें वो ब्रीथिंग इन ऑल में आता है। तो न्यूट्रिएंट का एनर्जी में कन्वर्जन रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, न्यूट्रिएंट अपने पास है, न्यूट्रिएंट कैसा आया, अपन ने न्यूट्रिशन जो अपना पहला लाइफ प्रोसेस था उसमें अपन ने ग्लूकोज तो बनाना सीख लिया, एंड प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इससे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अब क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज का ये सब चीजें क्या सेल के अंदर हो रही है, ये सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ये उसके बाहर वाले इलाके को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपने नहीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इधर साइटोप्लाज्म, इधर सब अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सब देख लो, ठीक है। बस आपको ये होता है, न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो अब जो ग्लूकोज है वो अपने पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहीं से भी अपने पास ब्लड वेसल से अपने अंदर आ गया। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना है जिससे एनर्जी बन सके और एनर्जी सेल यूज करे, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। कंफ्यूज मत हो, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, एनर्जी का यूज करना। समझ लो, एनर्जी का बनना, ग्लूकोज से एनर्जी का बनना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन है, फूड न्यूट्रिशन टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेस्ट प्रोसेस। समझ गया? अब देखो, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, अब उसके पास क्या, दो तीन रास्ते होते हैं। अब एक रास्ता ये है ना कि ग्लूकोज, देखो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन मतलब ऐसा, ऐसा 6 कार्बन होता है, मतलब 6 कार्बन की चेन होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है बच्चों? ये होता है C6H12O6। देखो ना, 6 कार्बन है, साफ दिख रहा है 6 कार्बन है ग्लूकोज, तो बात तो खत्म हो गई, 6 कार्बन। अब क्या हो रहा है कि अपने पास जो ये साइड, सबसे पहले कोई सेल के अंदर, किसी भी सेल है बॉडी में, कोई भी प्रकार की सेल है, उसके अंदर ही जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि वो सेल तो एनर्जी बनाएगी उस खाने से। अब सबसे पहले तो सेल साइटोप्लाज्म में गया, तो सबसे पहले जो सेल क्या, सेल ग्लूकोज गया, तो इन साइटोप्लाज्म, तो ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, और तो ऑप्शन नहीं, तो इन साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ग्लूकोज जो है वो एक चीज में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं पाइरोवेट। क्या बोलते हैं? पाइरोवेट, PYRUVAT। तो ग्लूकोज जो है पाइरोवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरोवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है, तो जनरली इसके दो मॉलिक्यूल भी अगर जनरली देखें, सपोज ये ग्लूकोज है, C6H12O6, ये कन्वर्ट हो पाइरोवेट में। देखो ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन का है, क्योंकि जो पाइरोवेट होता है वो 3 कार्बन होता है। आपको पाइरोवेट का फॉर्मूला याद रखना, बस ये याद रखना, वो 3 कार्बन होता है। तीन मतलब ऐसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, जबकि ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, सेल की साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लूकोज से पाइरोवेट में कन्वर्शन हो रहा है। समझिए, ये जो कन्वर्शन होगा ना, तो हल्की फुल्की एनर्जी इससे भी निकलेगी, एनर्जी। तो चलो, धीरे धीरे एनर्जी बनने का कार्य हुआ, हल्की सी एनर्जी निकली, सेल ने यूज कर ली तो एनर्जी निकली। अब क्या होता है ना, ये जो पाइरुवेट होता है ना, अब अभी क्योंकि अपन क्या करना है, उस ग्लूकोज को तोड़ना है, बहुत तोड़ देंगे पूरा जिससे एनर्जी बन जाए। तो अब इस पाइरुवेट को भी तोड़ना है। अब पाइरुवेट को तोड़ने के दो तीन तरीके हैं, जनरली 3 तरीके हैं। ये देखो, तो क्या हो गया, अब जो ग्लूकोज था वो पाइरुवेट में बदल गया, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब पाइवट, अब सेल के पास अलग अलग कंडीशन हो सकती है। क्या होता है कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी में ईस्ट सेल ले लूँ, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, तो पता हो तो, ईस्ट की मैं सेल लूँ, उसके अंदर क्या होता है कि CO2 जो है वो नहीं होता। तो अब उस मतलब क्या हो रहा है, ईस्ट भी तो खाना खाएगी, उसने भी न्यूट्रिशन प्रोसेस किया, वो जब रेस्पिरेशन करना है, मतलब उसकी सेल को जब एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, तो देखो ईस्ट की सेल के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ये जो पाइरोवेट है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। याद रखना, पाइरोवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इथेनॉल होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इथेनॉल का फॉर्मूला अगर मैं आपको जनरली बताता हूँ, C2H5OH।
इसको याद करने का तरीका देखो, चलो ब्रेक डाउन करते हैं। C2H5OH मतलब 2 कार्बन। याद रखना, आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 2 कार्बन जो भी कंपाउंड होता है उसके जो आगे लगता है ना, उसको अपन बोलते हैं इथ। तो मैंने 2 कार्बन लिख के इथ तो लगा दिया। अब मेरे को लगाना है एन, ये इथ तो लगा दिया, अब मेरे को लगाना है एन। तो अब क्या हो रहा है ना, इसको थोड़ा मैं आपको समझ नहीं आया पर समझ आ जाएगा। देखो C2 ऐसे बनता है असली में, H5 में H H H H H5H और एक OH है, तो ये होता है इथेनॉल। ठीक है, तो अब क्या होता है इथ। अब मैं एन कैसे लगाऊं? क्या होता है ना कि देखो सब सिंगल बॉन्ड है, तो जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लगता है एन। जैसे कि ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, बट नहीं 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 नहीं, ये सब सिंगल बॉन्ड है तो मैं ए लगाऊंगा एन। डबल बॉन्ड होते ना नहीं भी, तो मैं लगाता, क्या लगाता, ई। और ट्रिपल बॉन्ड भी लगाता हूँ आई। बट आपको रुक जाती है ये सब कुछ भी नहीं। ये आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब ओल क्या होता है? ये क्या है? इसको इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो ओल, तो अब ये ई हट जाएगा क्योंकि 2 वॉवल्स है। ये इथ, एन और ओल ऐसे बनाएंगे फिनॉल। तो याद रखना, इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला सब्सटेंस होता है इथेनॉल, वो इथ होता है। तो ईस्ट सेल के अंदर क्या होता है, इथेनॉल बन गया, इथेनॉल। अब अच्छा ईस्ट से आपको ये पता है ना, दारू एंड ऑल ये सब अल्कोहल और ये सब में ईस्ट डलता है। आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज होगी, अगर है तो बहुत बड़ी बात है, पर ये अच्छी बात है। तो क्या होता है, दारू बनता है। तो दारू कैसे बनता है? सपोज ग्रेन्स, बार्ले और ये सब जो होता है, वो एक जनरली मोटा मोटा तौर में बताऊँ, उसको डब्बे में रखा, डब्बे में डाल दिया, उसको बंद कर दिया ढक्कन, उसको फर्मेंट होने दिया, प्रोसेस होता है। उसको ऑक्सीजन ली नहीं, फिर उसने ईस्ट डाल दिया और बंद कर दिया, ऊपर से ईस्ट डाल दिया। तो अब क्या होगा कि वो जो खाना है ना, वो ईस्ट खाएगा खाएगा खाएगा, उसको पहले छोटा करेगा, उस ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या, उस ईस्ट को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी के लिए वो क्या करने वाला है, एनर्जी के लिए वो करने वाला है उस जो न्यूट्रिएंट लिया था उसको और ब्रेक डाउन। तो देखो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट लिया था उसको ब्रेक डाउन करा, तो उसमें अपन को क्या मिल रहा है, इथेनॉल, दारू, एल्कोहल। ऐसे ये इथेनॉल मतलब दारू ऐसे कर दिया। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कुछ एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी मिलती है इस सेल खुद यूज कर लेती है। तो देखो एनर्जी मिल रही है सेल में। एक तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी। कमी कैसा आता है कि सपोज सडनली मैं बोलूँ जाके 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो अब भागोगे भागोगे भागोगे, कुछ मसल से पैर की वो थक जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी आप सांस ले रहे हो पर कम पहुंचेगी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मसल सेल्स के अंदर जो मसल होती है, ऑक्सीजन की कमी। तो क्या होता है कि आपको एकदम क्रैम्प्स आने लगेगी, ओ माय गॉड दर्द होने लगेगा, ऐसा कुछ आपको फील होता है। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो जो सेल है, अब उसको खाना बनाना है, उसके पास ग्लूकोज है, उसको ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है, सॉरी ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है, ताकि वो सेल वर्क कर सके, मतलब उसको रेस्पिरेशन करना है। बट उसको क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होता है उस कमी में वो सेल बनाएगी लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से ही तो क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, माय गॉड लैक्टिक एसिड आ गया। फिर अपन क्या करते हैं, इस पे वो नहीं लगाते और एनर्जी। फिर सेल को एनर्जी तो आखिर में सेल को एनर्जी चाहिए, वो तो लेके रहेगा, उसको काम करना है। ये होता है 3 कार्बन का बॉन्ड। तो ऐसे लैक्टिक एसिड में एक है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया, जनरली अपनी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अब उसके अंदर क्या ऑक्सीजन रहती है, तो ठीक है जनरली केस में। तो फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऐसे होता है, कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, वाटर भी बनता है और एनर्जी। इस केस में क्या कर बनता है ना, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। जबकि ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसके अंदर क्या है कि एनर्जी का अमाउंट लो रहता है। समझ में आ गया, एनर्जी हाई रहती है लो। तो ग्लूकोज, तो देखो इसका एक बार रिएक्शन देखते हैं। तो ग्लूकोज की रिएक्शन होती है C6H12O6, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये बनेगा
VCO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यही तो रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज का टूटना, टूटना एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज टूट गया। समझ रहे हो? ये ही प्रोसेस, इसको ही तो बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये ही प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें आप इसको बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन को कैसे करो देखो बराबर। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 2 6 और 7 है। इधर ऑक्सीजन कितनी 6 7 क्या करें क्या करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो ऐसे ही बैलेंस होगा। वैसे ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को भी मैं देखता हूँ। सपोज C6H12O6 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2, याद ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जनरली कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हो रही है, इतने सारे कार्बन हैं ग्लूकोज के अंदर, इतने सारे कार्बन हैं, तो यार जाहिर सी बात है कि कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे, और ऑक्सीजन और वाटर भी मिलेंगे, तो वाटर भी मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाटर मिल जाता है, तो अपने जो सेल्स है उसको वाटर मिल जाता है। जबकि यहाँ वाटर नहीं मिलता, उसका एक और तरीका है याद करने का, क्योंकि यहाँ बनते हैं दारू। जब दारू बन रहा है तो उसमें वाटर क्या करूँगा, अगर दारू में वाटर आ गया तो फिर दारू का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ दारू निकलते हैं, और यहाँ पर वाटर बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। हम्म? तो ये हो गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस प्रोसेसेस। 3 प्रोसेस है, बढ़िया बढ़िया फास्ट फास्ट समझाता हूँ। ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ईस्ट में जब दारू वारू बनता है तो इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, गैस रिलीज तो होगी, और एनर्जी मिलेगी, फिर लोड मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी अपने मसल्स में अपन एकदम से भागते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि क्रैम्प्स आते हैं और एनर्जी मिलती है, कम मिलती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अपने अंदर सेल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नहीं, अपने समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हाई एनर्जी। अब एनर्जी जो होता है वो क्या होता है कि इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, जैसी एनर्जी बनी वो इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, उसका नाम होगा एटीपी। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि एटीपी क्या होता है, कैसे होता है, बट वो इमीडिएटली एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी क्या है, एटीपी एक तरीके से फ्यूल है ये समझ। और एक चीज और, ये जो एनर्जी बनी है इसमें ज्यादा बने तो एनर्जी का मतलब ही होता है एटीपी, समझ में? तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, तो ये याद रखो ये 38 एटीपी बनाती है। इससे जो रिएक्शन होती है ना उसमें एनर्जी 30 एटीपी बनती है, लेकिन इस एनर्जी से सिर्फ 2 एटीपी बनता है। तो जितनी ज्यादा एटीपी उतनी ज्यादा एनर्जी ये एटीपी फिर यूज होती है चीजों के अंदर। तो ये अपना इसमें रेस्पिरेशन में था। तो अपन ने पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मतलब लेक्चर तो क्या, अभी जो पहली वाली स्लाइड में, कि कैसे एनर्जी बनी। अब क्या होता है कि जैसे वो एनर्जी बन गई, अब वो एनर्जी बनी, वो एनर्जी के डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होती, वो जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है एटीपी में। और जो सेल होती है ना उसको एटीपी समझ आती है, उसको एनर्जी समझ नहीं आती। उसको चाहिए मुझे इसका मॉलिक्यूल चाहिए, मुझे इसका ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए, ये हो गया एक एटीपी ऐसा। तो ये कैसे बनता है, देखो क्या होता है कि जो एनर्जी सपोज अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज को तोड़ा उससे एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी है वो एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो कैसे होता है कि एक होता है एडीपी, वो क्या होता है कि सेल के अंदर एडीपी, एडीपी, एडिनोसिन एक शब्द होता है, अभी आप याद रख लो, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लाओ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट तो समझ में आ रहा है कि 2 फॉस्फेट है, ठीक है। इस पे एक फॉस्फेट और ऐड हुआ, पीआई मतलब होता है इनऑर्गेनिक, आई मतलब इनऑर्गेनिक, पी मतलब फॉस्फेट। और जो अपने ग्लूकोज थोड़ा उससे एनर्जी हो रही है, ये एनर्जी, इससे बनेगा एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट वाला एडिनोसिन से एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो 3 फॉस्फेट वाला एडिनोसिन बनेगा, इसके अंदर एनर्जी यूज होती है। तो समझ लो ऐसा कुछ सीन रहता है, तो अपन को एटीपी मिल गई। ये जो एटीपी है ये असली में जो सेल है वो यूज करता है, ना कि वो एनर्जी यूज करता है। ये जनरल है, इस चीज से क्या मिलेगा आपको, बस ये नॉलेज मिलेगी कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये आप मानो कि एनर्जी करेंसी है। सेल की एनर्जी करेंसी मतलब सेल की एनर्जी करेंसी। जैसे अपनी क्या है करेंसी, पैसा, जिससे अपन को मतलब हर चीज ले सकते हैं अपन,
कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक उसके लिए तो करते हैं, वैसे ही सेल के लिए भी तो वो एटीपी के लिए सब चीज़ें होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। अब थोड़ा सा हल्का सा प्लांट के देखो, आपको पता है ना, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, अभी कंफ्यूजन तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो ये सब चीज़ तो बता दी मैंने आपको, अपने ग्लूकोज से एनर्जी बनना भी सीख लिया। और वो जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो आपके एग्जाम में आ सकती है, जिसमें 3 पाथवे थे। अब क्या होता है कि जो अपने सबसे लास्ट वाला था, उसमें ये था कि जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो क्या क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वाटर बना था, एंड एनर्जी बनी थी। वही ये एनर्जी फिर एटीपी में कन्वर्ट होगी, तो CO2 बना, H2 बना, ये रेस्पिरेशन है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन है। समझ में आता है क्या होता है। अब थोड़ा सा प्लांट में देखें, तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिससे क्या गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा ऐसा कुछ होता है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। अभी दिमाग मत लगाओ, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ। जिसमें सच में चीज होगी मैं हमको जोर डालूंगा, जिसमें जहां दम लगाने की जरूरत नहीं वो लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी सेल होती है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। इधर ये होता है स्टोमेटल पोर, जहां से गैसियस एक्सचेंज होती है, CO2 और ऑक्सीजन। अब क्या रहता है ना यार, कि कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं, देखो जनरली क्या होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। PHOTO सिंथेसिस, SYNTHESIS। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, क्या बनाना, खाना बनाना, फूड बनाना। तो जनरली प्लांट्स के अंदर ही होता है जनरली क्या, फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड बनाएंगे, मतलब ग्लूकोज बनेंगे। मतलब अब प्लांट ग्लूकोज बना रहा है। प्लांट कैसे ग्लूकोज बना रहा है, तो प्लांट ऐसे ग्लूकोज बना रहा है कि प्लांट लाइट को यूज करता है, और क्या क्या यूज करता है बताओ, CO2 यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है, बताइए बताइए। CO2 यूज करता है, तो प्लांट CO2 का यूज करेगा। एक क्लोरोफिल होता है, CHLOROPHYLL। ये जो क्लोरोफिल होता है, ये वही है जिससे पत्तियां हरी होती है। ये इसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो लाइट की इंपॉर्टेंस है, CO2 की इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ऐसे करके ग्लूकोज बनता है, आपको ये पता रहना चाहिए। तो मतलब खाना भी है, खाना, KHANA। तो ये जनरली डे टाइम में रहता है, डे टाइम में ऐसा कुछ रहता है। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या था, रेस्पिरेशन वही था जो ग्लूकोज से एनर्जी का बनना। अभी अभी इधर ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है। और जो स्टोमेटा रहता है थोड़ा बाहर रहता, ताकि इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सके ऑक्सीजन वाली, तो एनर्जी, CO2, वाटर। तो अगर आप ये चीज दिमाग, सपोज दिन का समय, दिन में रेस्पिरेशन भी हुआ, खाना तो, एनर्जी तो हर समय चाहिए। चलो खाना तो अपन दिन में एक बार, 2 बार, 10 घंटे खाते हैं, हर समय तो खाना नहीं खाते ना। तो वैसे ही प्लांट भी खाना तभी खाता है जब सनलाइट होती है, सुबह के टाइम, रात के टाइम वो खाना नहीं बनाएगा, लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बट रेस्पिरेशन मतलब खाने का यूटिलाइजेशन तो हर समय होगा। तो लाइक जो सपोज दिन का समय, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, नहीं समझ में कोई बात नहीं, पर सुनिए, आएगा। दिन का समय रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन, CO2 बन रहा है। अभी CO2 बन के कहाँ जाएगा, वाटर में बन रहा है। तो ये जो CO2 है ये क्या है, दिन का समय है ना। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी, क्लोरोफिल, CO2 कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा रेस्पिरेशन से CO2 मिलेगा। फिर उसका यूज होगा, मतलब एक तरीके से साइकिल है, पूरी साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है। रात के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, या रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये जो एनर्जी, ये जो CO2 निकलेगी है, जनरली अगर दिन का समय देखो तो CO2 ये यूज कर लेता था, फोटोसिंथेसिस वाला यूज कर लेता था CO2 को। बट रात को वो यूज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, रात को ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा, ये CO2 को बाहर निकालेगा, याद रखना। मतलब ऐसा कुछ होता है, अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं इस चीज की, जनरली बताया था मैंने, ठीक है। एक चीज और, कि देखो, हर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग मेथड होते हैं ऑक्सीजन लेने के। अब अपन को ऑक्सीजन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर, क्या होता है, ग्लूकोज से उसका कन्वर्जन एनर्जी में, उसमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कैसे आएगी, वही रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं ऑक्सीजन, तो कैसे आएगी। तो हर के पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक
और क्या होता है, सिस्टम होते हैं जो। तो आपको पता है 2 टाइप के चैनल होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक होता है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पे रहने वाले, एक्वाटिक मतलब पानी में। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं धरती पे रहने वाले, वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उससे ऑक्सीजन लेंगे, जबकि जो पानी में रहने वाले वो पानी से लेंगे। ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप में टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो एक्वेटिक रहेंगे ऑक्सीजन इन डिजॉल्व, उनके पानी के अंदर ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी। तो एक चीज बताओ, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है पर पानी में थोड़ी कम होगी ना। मतलब अगर आप देखो तो अपन ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, वो कम। तो क्या होता है, वो अगर ऑक्सीजन कम ले पाएंगे तो उनको तो अंदर से अजीब सा लगेगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आने लगे। क्योंकि जैसे सपोज अपन ने एक बार लिया, अपन को 10 ऑक्सीजन आई, वो एक बार ले रहे हैं, उनको 5 ही आ रही है या फिर 3 ही आ रही है, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, फास्ट फास्ट ब्रीथ करते हैं, जिससे फटाफट ऑक्सीजन आए। सो सॉरी, सो amount of oxygen in dissolved water is fairly low compared to amount of oxygen in air. तो डिजॉल्व वाटर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम है कंपेयर करें एयर से। सो क्या हो रहा है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल। तो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसके कंपेयर में जो एक्वेटिक होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनकी जो है मच फास्टर जो है वो ब्रीथिंग की रेट होती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब पानी में रहने वाले लोगों की जो ब्रीथ करने की रेट है मच फास्टर, ज्यादा होती है देन सीन इन टेरेस्ट्रियल। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन, क्यों, बिकॉज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड वाटर इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, so they try to get more oxygen, so they breathe faster. ठीक है। तो बच्चों अब जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ये क्या है, ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है गैसेस लेने के लिए अलग अलग, अब देखो ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अपन को क्या करना, ऑक्सीजन चाहिए सेल को। वो ऑक्सीजन कैसे आएगी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में। उस कन्वर्जन के लिए अपन को ऑक्सीजन चाहिए, याद है आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला। अब ऑक्सीजन कैसे ले, ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, ये सब चीजें उनका एक्सचेंज। तो क्या होता है, जैसे अपन जनरली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन ने, मैंने आपको बता दिया कि टेरेस्ट्रियल एंड वो सब चीजें क्लियर हो गई ना। अब ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये नाक और ये सब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये पूरा सिस्टम हम लोग क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेने में मदद करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट उसको बाहर फेंकने में मदद करता है। तो अपन क्या करेंगे कि ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कैसे लेंगे, तो देखो इसका सिस्टम क्या होता है, दरोमत मैं सब समझाऊंगा। सबसे पहले ये 2 खड्डे, ये अपनी नाक है, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल, ये खड्डे। इससे क्या होगा कि हवा अंदर जाएगी, लाइक ऑफ जाएगी। फिर जाने के बाद क्या होगा कि ये जो एरिया ये है पूरा नेजल पैसेज, नाक का पैसेज पूरा, ये यहाँ पर नेजल पैसेज है। ये अपना माउथ है, ये अपना माउथ है, ये अपना पूरा ये नेजल पैसेज है, यहाँ पर पूरा नेजल पैसेज, ये नॉस्ट्रल, ये नेजल पैसेज मतलब नाक, ये माउथ। यहाँ से फिर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से बताऊँ, यहाँ से फिर क्या हो रहा है कि ये जाता है फेरिंग्स में। तो यहाँ पर फेरिंग्स है, यहाँ पर ये तो इधर वॉइस बॉक्स, ये लैरिंग्स आ गया। यहाँ पर ऊपर फेरिंग्स आएगा, क्या आएगा, पहले आएगा फेरिंग्स पी, फिर आएगा एल। समझो, वैसे समझे, फेरिंग्स, फेरिंग्स पहले आएगा फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेज से, ये इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, कार्टिलेजिनस है, CARTILAGENOUS। कार्टिलेजिनस सब चीज है, कार्टिलेज से बनी है। मतलब कार्टिलेज मतलब एक तो होता है बोन बहुत टाइट, एक होती है कार्टिलेज, जैसे ये कार्टिलेज से बना है, तो ये ऐसा ही ये कार्टिलेज से बना होता है लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर इधर क्या होती है कि ये जो है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया, इधर पूरी ट्रैकिया, उस ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ये जो ट्रैकिया है ये भी कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड है। किससे कवर है, कार्टिलेजिनस फ्लैप से। क्यों कवर है कार्टिलेज के फ्लैप से, और ये जो फ्लैप्स रहते हैं ना ये ऐसे है, ये यूं है, सपोज ये ट्रैकिया का पाइप है, ये ऐसे है, सी शेप है, क्या है, सी शेप्ड।
ये क्यों रहते हैं ऐसे? ताकि क्या होता है कि ये ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं यहाँ पर। चिपके हुए इन द सेंस कि पूरा मतलब पाइप और ये वैसे कंफ्यूज हो रहे हो पैरों, ये पूरे ऐसे हैं, यूं। ठीक है, अंदर है, वो अंदर है, कार्टिलेज अंदर है, ऐसा कुछ है। तो सी शेप रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि कभी हवा नहीं है, तो वो बंद ना हो जाए, तो उसको पूरा खोल के रखता है। वो सी शेप का जो सब्सटेंस है वो पूरी पाइप को खोल के रखता है। समझ में आ गया? ये ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया, ओके। फिर क्या होता है यहाँ पर, ये लंग्स, ये पूरा लंग्स है। ये देखो लाइन लाइन दिख रही है, डॉट डॉट, ये लंग्स है। इसके अंदर पूरे लंग्स के सिस्टम होते हैं। क्या होता है देखो, सबसे पहले ये जो है पाइप जो जा रही है, ये डिवाइड होती है। फर्स्ट जो डिवाइड होती है ना, उस डिवीजन पे को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फर्स्ट डिवीजन को बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर जो से ये डिवाइड हो रही है, ये देखो, ये यहाँ पर वापस डिवाइड हुआ, तो इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। जैसे ये जा रही है पाइप, ये पाइप यहाँ डिवाइड हो गई, ये देखो, यहाँ दो में डिवाइड हो गई, तो अब वो इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक बार डिवाइड हुई, फिर ये पाइप और बार डिवाइड होती गई, होती गई, होती गई, तो फिर इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। समझ में आ गया? फिर डिवाइड हो गई। ये है रिब्स, ये हड्डी है, ये हड्डी हड्डी हड्डी, ये रिब्स है। ये बता दिया आपको लंग्स है, ये आपको ट्रैकिया है। अब क्या हो गया, ऐसे ऐसे जाते जाते ब्रोंकाई, और लास्ट में आता है बड़ा सा सैक, एल्वियुलर सैक, एल्वियुलर का थैला। अब एल्वियुलर सैक, ठीक है। अभी नीचे एक, अब देखो ये तो पूरा लंग है, ये नीचे ऐसा ऐसा आपको देखो चीज दिख रही है, कुछ ऐसी यूं सी चीज है, इसको बोलेंगे डायफ्राम। ये ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कुछ डायफ्राम रहता है जो अपने जब सांस लेते हैं ना, तो ऊपर नीचे होता है। डायफ्राम, डी आई ए पी एच ए जी आर है, ठीक है। अब ये एल्वियुलर सैक में क्या है, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा। उसके अंदर एल्विलाई है, ये है एल्विलाई, ऐसी ऐसी एल्विलाई। और यहाँ इस एल्विलाई के अंदर ही तो गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क है। तो उससे जैसा क्या होता है कि सपोज ये कोई एल्विलाई है, सपोज ये एल्विलाई है, ठीक है, ब्लड वेसल की नेटवर्क, और यहाँ कोई ब्लड वेसल्स है। अब क्या होता है कि सर यहाँ से जैसे ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन यहाँ पर चली गई, और उसने CO2 इसको ही दे दी, तो CO2 बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन जो अंदर आई है वो यहाँ पर रह के ब्लड में चली जाएगी। फिर ब्लड से ऑक्सीजन सब जगह ट्रांसपोर्ट होगी। एक बात याद रखना, CO2 जो होती है ना, ये सोल्यूबल ज्यादा होती है वाटर में, मतलब इजीली घुल जाती है CO2 ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो जो CO2 होती है हमेशा जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब ब्लड उन सब चीजों से ही ये इधर उधर जाएगी, ठीक है। और एक एक चीज और, कि जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने स्किन से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो छोटे होते हैं ना, इसीलिए ले पाते हैं। अब कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, वो कैसे लेंगे, इतनी बड़ी बॉडी में कैसे लेंगे? तो उनके लिए होता है लंग्स, ब्लड्स, क्योंकि लंग्स से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आई, फिर ब्लड्स के थ्रू पूरी जगह वो ऑक्सीजन चलेगी। तो ऐसा ऐसा सिस्टम होता है। ये सब चीजें हैं। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, सिंपल सा है, रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, डायग्राम आएगा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये डायग्राम बना लो, ऐसी ऐसी चीजें। कुछ भी सवाल होगा, मेरे को लगता है अब आप सवाल बना लोगे। ये सी शेप के कार्टिलेज के फ्लैप्स होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए अगर कभी हवा ना हो। अब जैसे अपन सांस अंदर बाहर लेते हैं, देखो सांस ले रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा रिप ऊपर आता है, ये जो हड्डी है ना, ये पूरी हड्डी पूरे लंग्स ऊपर आता है, ऐसे देखना, पूरा ऊपर आया, फिर नीचे आएगा। तो जब मैं छोड़ूंगा ना हवा, तो क्या मेरे लंग्स से सब हवा निकल गई? नहीं, अभी भी मेरे लंग्स में कुछ हवा बाकी है। उस वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RESEDUAL। मतलब कुछ ना कुछ तो हवा बाकी रहनी चाहिए। अगर कुछ ना सब मैंने निकाली, सब निकाली, ठीक है, अब मेरा लंग्स तो पिचक जाएगा यार। लंग्स को पिचकाना नहीं है, मामला खराब हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो हवा रहती है, उस हवा को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होती है वो, जो अ, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रहता है, और अगर कोई पूछे कितना, तो वो रहता है 500। आप इससे याद रखो 500, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा एक चीज है कि जो एल्वियोलर जो सेक है, ये इतने ज्यादा है ना, इनका जो एरिया है ना, वो 80 मीटर क्यूब है, 80 मीटर क्यूब इनका एरिया है। आपको पता है एरिया मीटर क्यूब में निकाला, तो 80 मीटर क्यूब, 80 मीटर भी नहीं, 80 मीटर का क्यूब, समझ लो वैसा एरिया रहता है।
जैसे कि कोई डब्बा है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मीटर, मीटर, मीटर। वैसे 80 मीटर ऐसे, 80 मीटर ऐसे, समझ रहे हो? एंड 80 मीटर, सपोज डब्बा है, 80 मीटर इतना लंबा, 80 मीटर इतना ऊंचा और 80 मीटर इतना अंदर, उतना लंबा सिर्फ इसके अंदर, मतलब 80 मीटर क्यूब। ये आपको जनरली पता है। ठीक है, ऐसा ऐसा सिस्टम, सिंपल सी चीज़ है। कुछ डाउट हो तो पूछो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, और मे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डालो, मैं इसकी एक और वीडियो बना रहा हूँ।